हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर 6 तक पढ़ लिया था और आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th मैथ NCERT चैप्टर 7। चैप्टर 7 हमारा है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। चैप्टर 7 क्या है हमारा? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या है, इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है। क्योंकि जो हमारा परमुटेशन और कम्बिनेशन डिपेंड है, इसका जो बेस है वो क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज ये जानेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है। देखिए, जब हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि ये परमुटेशन कम्बिनेशन है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और प्रॉब्लम जब लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जब हमारा एराइज होने लगेगा तो वहाँ बड़ी दिक्कत लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका बेस क्या है और इसके बेस में है क्या। इसका बेस क्या है और इसके बेस में है क्या। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, ये कैसे डिराइव हुआ या कैसे आया, ये इसके थ्रू हम क्या क्या सीख सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे परमुटेशन और कम्बिनेशन के। तो हम लोग जानेंगे कि जो परमुटेशन और कम्बिनेशन का बेस है वो क्या है हमारा? वो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। क्या? काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो बातों पर डिपेंड करता है। किस पर? हम चीजों को कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब हम उनको ऐड करेंगे। कब हम चीजों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में, और कब हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला इसमें है क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा इसमें है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये दो बातें अगर हम सीख ले गए, कि हम चीजों को कब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कब क्या करेंगे, उनका ऐड करेंगे, तो हम परमुटेशन और कम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बाकी कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि यही बेस है। यही किसका बेस है? यही परमुटेशन और कम्बिनेशन का बेस है। तो इनको हमको जानना पड़ेगा कि हम चीज़ों को कब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कब क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पहले ऐसे जनरल जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से सीखेंगे कि हम चीज़ों को क्या करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास एक हमारे पास जॉब है और उसके दो सब जॉब हैं। हमारे पास एक जॉब है जिसको हमको कंप्लीट करना है, लेकिन उसके दो सब जॉब हैं, यानी दोनों सब जॉब को हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब हमारे पास एक जॉब हो और उसके दो सब जॉब हों, लेकिन उनमें से अगर हम किसी एक को कंप्लीट कर दें और हमारी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? उस कंडीशन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में दोनों सब जॉबों को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन एडिशन में अगर हम कोई एक ही जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या होगा? वो हमारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, एक रूम है, एक हमारे पास क्या है, रूम है, और उस रूम में कितने
दरवाजे हैं? 6 दरवाजे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक रूम है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रूम है ये, इसमें 2 दरवाजे, 2 डोर हमारे क्या है, एंट्री करने के, क्या है, एंट्री करने के, इनसे हम अंदर आ सकते हैं। और इसमें 3 दरवाजे और लगे जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। D1, D2, D3, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक रूम है, ठीक, एक रूम है, इस रूम में इंटर करने के 2 दरवाजे हैं, D1 और D2, और निकलने के कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं। तो कोई आदमी क्या करेगा, एक जॉब पूरा कंप्लीट करेगा कब, जब वो इंटर भी करे और क्या करे, वो आउट भी हो। इंटर करना एक सब जॉब हो गई, आउट होना, उस रूम से बाहर निकलना दूसरी सब जॉब हो गई। तो जब इन दोनों सब जॉब को कंप्लीट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो अंदर जा भी रहा है और बाहर निकल भी रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अंदर आने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। वो दो तरीके से अंदर आ सकता है, एंट्री कर सकता है ना, वो 2 तरीके से क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। और बाहर कितने तरीके से निकल सकता है, 3 तरीके से निकल सकता है। कैसे, यहां से गुजरा, वो इस रास्ते से भी निकल सकता है, इस दरवाजे से, इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है ना। फिर इसी तरीके से वो D2 से मान लीजिए घुस रहा है, और किससे निकल सकता है, D1 से निकल सकता है, D2 से निकल सकता है, D3 से निकल सकता है। तो अंदर आने के 2 रास्ते हैं और बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। ये क्या होगा, एग्जिस्ट करने के, बाहर करने के टोटल कितने वे हैं, 3 वे। तो कुल कितने वे हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 2 × 3 = 6 ना। इसमें अंदर आने और बाहर निकलने के कितने रास्ते हो जाएंगे, 6 रास्ते हो जाएंगे। वो D1 से घुसेगा, D2 से निकल सकता है, D2 से निकल सकता है, D3 से निकल सकता है, D1 से निकल सकता है, D2 से निकल सकता है, D3 से निकल सकता है। और D2 से अगर घुस रहा है तो वही कंडीशन यहाँ से बनेगी, वो D1 से निकल सकता है, D2 से भी निकल सकता है और D3 से भी निकल सकता है। तो अंदर आने के 2 रास्ते और बाहर निकलने के 3 रास्ते। अंदर आना एक सब जॉब हो गई और बाहर निकलना दूसरी सब जॉब हो गई। और इन दोनों सब जॉब को जब पूरा करेगा, उसकी पूरी जॉब होगी, तब वो कहा जाएगा कि उसने काम को पूरा कर लिया। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसके और भी हम एग्जांपल लेते हैं जिससे बातें और भी क्लियर हो जाएंगी ना। जब ये चीजें हमको समझ में आ जाएंगी तो हमको आगे की एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 एग्जांपल ले रहे हैं, ये दोनों हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल है, क्या पहला एग्जांपल है इसमें, इन अ क्लास ये देखिए हमारे पास 2 एग्जांपल है। एक एग्जांपल है, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं, और कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। कि कोई क्लास है जिसमें कितने लड़के हैं, बॉयज हैं हमारे 10, गर्ल्स हमारी कितनी हैं, 8। कह रहा द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। एक टीचर क्या चाहता है, एक टीचर ये चाहता है कि उस क्लास को किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए। और कैसे कर रहा है, सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, एक बॉय के द्वारा और एक गर्ल के द्वारा, यानी कि उस
सिलेक्शन में ये कंपलसरी है कि फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें एक लड़का भी हो और एक लड़की भी हो। क्या हो? एक लड़का भी हो और एक लड़की भी हो फंक्शन में क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक्स द सिलेक्शन। कह रहा कितने तरीके से टीचर उनको चूज कर सकता है, उसके पास कितने रास्ते हैं। ठीक है, 10 लड़के हैं 8 लड़कियां हैं, तो क्या कर सकता हो? लड़कों को चुनने का कितने रास्ते हैं? 10 रास्ते हैं। अब एक लड़के के साथ कोई भी लड़की ले सकते हो ना, एक लड़का ले ले और 8 लड़कियां ले ले, दूसरा लड़का ले ले, 8 लड़के में से कोई किसी को चूज कर ले। एक पेयर हमको बनाना है, पेयर बनाना है। तो लड़कों को चुनने का जो वे है वो कितना है? वो 10 वे है बॉयज को चुनने का, और 8 वे है 8 वे है गर्ल्स को चुनने का। और ये कंपलसरी है, उसकी जॉब तब कंप्लीट होगी जब उसमें एक लड़का भी हो और एक लड़की भी हो। ये नहीं कि कोई एक लड़का ले तो उसकी जॉब कंप्लीट हो गई, कोई एक लड़की ले ले तो उसकी जॉब कंप्लीट हो गई। उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 सब जॉब है और दोनों का पूरा होना जरूरी है। यानी कि एक लड़का भी होना चाहिए उसमें, उस पेयर में, और एक लड़की भी होनी चाहिए। तो लड़कों को चुनने का उसके पास कितने रास्ते हैं? 10, और गर्ल्स को चुनने का उसके पास कितने रास्ते हैं? 8। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 × 8 = 80 वेज। इसमें क्या लगा? इसमें हमारा लगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल पर। दूसरा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर कि इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज सेम वही है एंड 8 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि पेयर बनेगी, 10 में से किसी एक लड़के को ले सकते हैं और 8 में से किसी एक लड़की को ले सकते हैं। टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन इन हाउ मेनी वे कैन द टीचर मेक्स द सिलेक्शन। कह रहा कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। यहाँ पर ये है कि अ बॉय और अ गर्ल, या तो एक लड़का या तो एक लड़की, मतलब 18 टोटल है। 18 पूरा क्लास में 18 बच्चे हैं, 18 में से किसी को ले सकता है, चाहे एक लड़की को ले सकता है चाहे एक लड़के को ले सकता है। तो इसमें क्या होगा? 10 वे हो जाएंगे, यहाँ कर रहे हैं 10 वे हो जाएंगे लड़कों को चुनने के लिए, प्लस 8 वे हो जाएंगे उसके लड़कियों को चुनने के लिए। टोटल वे कितने हो जाएंगे? 18 वेज। वो 18 तरीके से इनको चूज कर सकता है। इसमें क्या लगा हमारा? इसमें लगा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ना। यहाँ पर दोनों सब आपका पूरा होना जरूरी नहीं था, कोई एक पूरा हो जाता उसका काम कंप्लीट हो जाता, चाहे वो लड़कों में से किसी एक को ले लेता चाहे वो लड़कियों में से ले लेता। लेकिन ऊपर वाले में क्या था? एंड था, यानी वहाँ पे पेयर बनाना जरूरी था कि एक लड़का भी होना चाहिए एक लड़की भी होनी चाहिए, वहाँ पे 2 लोगों को रिप्रेजेंट करना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई एक लड़का ले सकता है कोई एक लड़की पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमको लगता है क्लियरिटी आ गई होगी कि कब हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, कब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, आगे एक एग्जाम्पल और करते हैं। अभी हम लोगों ने कर भी लिया, फिर आगे कुछ कर लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? दिया गया इसमें Arun has 6 doors. In how many ways can a man enter
डिफरेंट डोर, डिफरेंट। कह रहा है कि एक रूम है और उस रूम में कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे हैं। एक रूम है इस तरीके से, इसमें कितने डोर हैं? 6, D1, D2, D3, D4, D5 और D6। एक रूम है जिसमें कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे हैं। कह रहा है कि एक आदमी उस रूम में कितने तरीके से इंटर कर सकता है और इंटर करने के बाद डिफरेंट डोर से कितने तरीके से वो निकल सकता है ना। इंटर करना और डिफरेंट डोर से निकलना, सेम डोर से नहीं कहा, यहाँ लिखा गया डिफरेंट डोर। यानी जैसे अगर वो 1 से इंटर कर रहा है, 1 से इंटर कर रहा है तो 1 से वो निकल नहीं सकता, उसको दूसरा डोर प्रयोग करना पड़ेगा। तो इंटर करने के कितने रास्ते हैं? इंटर करने के हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंटर करने के कितने रास्ते हैं? 6 रास्ते। तो इंटर करने के कितने वे हो गए? 6 वेज हो गए इंटर। ठीक है। अब कह रहा है मान लीजिए अगर वो D1 से घुस गया तो किससे निकल सकता हो? इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी और इससे भी। या अगर D2 से घुसा है तो D2 से नहीं निकलेगा, तो D1 से निकल सकता है, D3 से निकल सकता है, D6 से, D4, 5 से, D4 से। यानी जिस रास्ते से वो जा रहा है, वो इंटर कर रहा है, उस दरवाजे से, उस रास्ते से वो निकल नहीं सकता। तो निकलने के कितने रास्ते बचेंगे? 5। अगर एक रोड से घुस रहा है तो निकलने के कितने बचेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। और इंटर करने के कितने थे? 6। तो निकलने के कितने हो जाएंगे? 5 वे हो जाएंगे, 5 वे हो जाएंगे एग्जिस्ट करने के, बाहर निकलने। तो टोटल वे कितना होगा? टोटल वे हो जाएगा कितना? 5 × 6 इक्वल टू, या 6 × 5 इक्वल टू कितना? 30। 30 तरीके से क्या कर सकता है? अंदर जा सकता है और बाहर निकल सकता है। ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फाइंड द number of 4 letter, find the number of word 4 letter words with or without meaning, without meaning, which can be formed out of the letters of the word रोज। वर्ड क्या हमारा है? रोज। वेयर द, पहला क्वेश्चन इसमें है फर्स्ट, रिपीटेशन ऑफ लेटर, रिपीटेशन of letter is not allowed. Repetition
ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, और दूसरा इसमें है रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड। ठीक है, क्या करना भैया, रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर्स वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग विच कैन बी थॉट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। कह रहा है कि वर्ड का जो हमारे लेटर हैं इनका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो कितने वर्ड हैं, 4। कितने वर्ड हैं, 4। ये 4 ब्लॉक हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अगर हम यहां से R को ले लेते हैं, इस बॉक्स में अगर हम R को फिलअप कर देते हैं तो बचेंगे कितने हमारे, 3। रिपीटेशन नहीं अलाउड है। पहले क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए है कि रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तब अगर इनमें से हम किसी वर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, इस ब्लॉक को फिलअप करने के कितने रास्ते हमारे पास, 4। कितने रास्ते हमारे पास, 4। इनमें से कोई हम फिलअप कर सकते हैं इसमें। अगर एक वर्ड को इसमें हमने यूज कर लिया तो बचा कितना हमारा, 3। अब उस 3 को इसमें फिलअप कर सकते हैं किसी एक, तो इस ब्लॉक को फिलअप करने के हमारे पास कितने रास्ते बचे, 3 बचे। जब इसमें एक लेटर हमारा हो गया तो बचे कितने हमारे, 2। इस ब्लॉक को फिलअप करने के कितने रास्ते हुए, 2। और लास्ट में कितना बचेगा, 1। तो इस ब्लॉक को फिलअप करने का कितना रास्ता बचा हमारे पास, 1। इसको फिलअप करने के 4 वे, इसको फिलअप करने के 3 वे, इसको फिलअप करने के 2 वे, और इसको फिलअप करने के 1 वे। तो टोटल वे कितने हो जाएंगे, टोटल वे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। 4 3 या 12, 12 2 या 24 वे, यानी इस ब्लॉक को फिलअप करने के कितने रास्ते हो जाएंगे हमारे पास, 24 हो जाएंगे। कब, जब लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं था, जब हम लेटर को रिपीट नहीं कर सकते थे, तब क्या बनेगा, इसको फिलअप करने के 4 रास्ते, 4 तरीके। इसको फिलअप करने के, जब ये फिलअप हो जाएगा तो एक लेटर हमारा निकल जाएगा, बचेंगे कितने, 3। इसको फिलअप करने के कितने बचे हमारे पास, 3 बचे। इसमें जब एक फिलअप हो जाएगा तो बचेंगे कितने हमारे, 2। इस ब्लॉक को फिलअप करने के कितने बचेंगे हमारे पास, 2 रास्ते बचेंगे। जब इसमें फिलअप हो जाएगा तो केवल और केवल एक वर्ड बचेगा, एक लेटर बचेगा, और इसको फिलअप करने का कितना रास्ता बचेगा, सिर्फ 1। तो इसको फिलअप करने के 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 24 वेज। यानी इस ब्लॉक को फिलअप करने के हमारे पास कितने रास्ते हो गए, 4 रास्ते। ठीक है, 4 रास्ते क्या है, 24 वेज हो गए। ठीक है, 4 × 3 × 2 × 1। अब कह रहा है कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो, यानी कि लेटर हमारे रिपीट कर लेंगे, रिपीट कर सकते हैं, तब क्या, अगर लेटर हमारे रिपीट कर सकते हैं तब क्या होगा, तब इसको फिलअप करने के 4 रास्ते, क्योंकि लेटर रिपीट कर सकता है तो इसको भी फिलअप करने के 4 रास्ते, इसको भी फिलअप करने के कितने, 4 रास्ते, और इसको भी फिलअप करने के कितने हो जाएंगे, 4 रास्ते। सबके फिलअप करने कितने हो गए, 4 4 4 4 वेज हो गए। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, कितना आएगा, 4 4 जा 16, और 16 × 16 आएगा 256 वेज। यानी इन चारों ब्लॉक को फिलअप करने के हमारे पास कितने रास्ते होंगे, हमारे पास 256 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम लोगों ने दोनों को पढ़ा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम चीज़ों को कब मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि फंडामेंटल ऑफ एडिशन, हम चीज़ों को कब ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारी क्या बचती है, कुछ एग्जाम्पल बचते हैं जिसको आप करेंगे, और एक्सरसाइज बचती है। तो
अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए।